हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है और इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के कोने कोने से रिपोर्टर जुड़ते हैं जिनके साथ देश भर की बड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा की जाती है। और आज देश भर में किस तरह से कोने कोने से बड़ी खबरें मिल रही हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ बड़ी खबरें यहाँ से? जो बीजेपी सांसद जो धमकी दी गई है आईएसआईएस जो जानकारी मिल रही है वो जम्मू कश्मीर से उनको मेल की गई थी, तो उसको लेकर के जो दिल्ली पुलिस है उधर सुरक्षा को उसके घर पर पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसकी छानबीन तेजी से चल रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं आईएसआई की तरफ से धमकी बार बार आती है बीजेपी सांसदों को या मंत्रियों को, तो कहीं ना कहीं देखिए एक लंबा मुद्दा है क्योंकि चुनाव जैसे आते हैं, चुनाव से पहले भी उसके बाद ऐसे कई मुद्दे हैं जो उनको धमकियां दी जाती हैं। दूसरी अगर बड़ी बात करें तो दिल्ली के जो पोल्यूशन है वो घटता नजर आया, लेकिन उसके बावजूद जो पोल्यूशन है आज भी राहत नहीं मिल पा रही क्योंकि देखिए दिल्ली के अंदर कई ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जिसमें कि गाड़ियों को बढ़ाया गया है, गाड़ी को ऑर्डिनरी टाइप का लागू किया गया है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को और बुजुर्गों का भी घर से निकलने की पाबंदी नहीं रही है। देखिए आज जो स्कूल के जो फैसला लिया जाएगा, यानी आज बुधवार को बात की थी कि स्कूल खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, उसको लेकर आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस पर बैठक करेंगे। अगर कुछ राहत मिलती है तो जरूर स्कूल खोले जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अजय, जानकारी देने के लिए। और अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं जहां हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, दिन भर में आज यहां से क्या कुछ खास रहने वाला है खबरों के लिहाज से? देखिए आसमा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजनीतिक खबर पे हम नजर डालते हैं। राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है अब वो पूरी तरह से रंग जमाता हुआ नजर आ रहा है। जो मांगे थी जयंत चौधरी की वो अब समाजवादी पार्टी ने पूरी कर ली हैं, लेकिन एक अगर हम बात करें तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जयंत चौधरी ने डिप्टी सीएम का जो है एक प्रोफाइल अखिलेश यादव से मांगा था। अखिलेश यादव ने उस पर हामी भी भर दी थी, लेकिन जब नाम सामने आया तो उस नाम पर अखिलेश यादव ने अपनी सहमति को असहमति में बदल दिया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नेता जो है परसों एक साझा कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश में अपने कोलैबोरेशन के जो सीटें हैं उसकी घोषणा करेंगे। दूसरी खबर अगर देखें हम आसमा, तो दूसरी खबर यह है कि महामहिम का जो है वो आज वो अपने गृह क्षेत्र उनका दौरा है, कानपुर वो आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा है जिसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। और इन 2 दिनों में राष्ट्रपति जो सामाजिक संगठन के लोग हैं और जो उनके व्यक्तिगत लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, तो बहुत ही एक बेहतर जो है 2 दिन का ये 2 दिवसीय दौरा राष्ट्रपति का है। इसके अलावा अगर हम तीसरी खबर की बात करें, तीसरी एक खबर छन के आ रही है, वो ये है कि 2012 में बस्ती जिले से विधायक हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के संजय जायसवाल, उनके ऊपर एक यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ था। आज अभी कुछ देर पहले उस पर जो है फैसला आया है। अब उनको कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी माना है। अब कहीं ना कहीं से वर्तमान में संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये एक बड़ी खबर है और इस पर जो है अगली सुनवाई जो है 4 दिसंबर को होगी। तो 4 दिसंबर के पहले अगर संजय जायसवाल अपने आप को इसमें सिक्योर कर लेते तो ठीक है, नहीं तो इनको निश्चित रूप से इनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि आरोप जो है वो रेप का है। और अगर चौथे खबर की बात करें तो जो प्रदूषण है उसने लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों का जो है मिजाज बिगाड़ के रखा है। धीरे धीरे ठंड तो हावी हो रही है, कोहरा बढ़ रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो प्रदूषण ने, जहरीली धुआं ने आम लोगों का जीना दुभर कर रखा है। तो ये 4-5 बड़ी खबरें आसपास जिस पर आज नेटवर्क 10 की बिल्कुल, और इन्हीं खबरों पर आप नजर बनाए रहेगी। रखिएगा। प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब सीधे पंजाब का रुख कर लेते हैं। हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ है। ईशा, आपके पास क्या कुछ बड़ी खबरें? देखिए आज जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है, तो पंजाब की नजर पूरी तरीके से इस पे टिकी हुई है क्योंकि कृषि संबंधी कानूनों को रद्द करने का ऐलान जो प्रधानमंत्री ने किया है उसको लेकर आज प्रस्ताव लाया जाएगा। और प्रस्ताव लाने के बाद 29 तारीख को जो संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है उसमें चर्चा करके जो कृषि संबंधी कानून है उसे रद्द किया जाएगा। क्योंकि पंजाब से ही किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ज्यादातर पंजाब के किसान ही दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। यही वजह है कि आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि ज्यादातर अगर हम बात करें किसानों की, जो किसान जथेबंदियां हैं, पंजाब से 32 किसान जथेबंदियां हैं, उनमें से ज्यादातर किसान नेताओं का कहना है कि अगर संसद में किसान
कानूनों को, जो कृषि संबंधी कानून है उन्हें रद्द कर देती है सरकार, तो किसान वहां से उठ जाएंगे और दिल्ली की सीमाओं को वो खाली कर देंगे। और ज्यादातर किसानों का भी ये कहना है कि अब वो नहीं बैठना चाहते हैं दिल्ली की सीमाओं पर, अगर इसे संसद में रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे में 29 तारीख का भी वेट रहेगा और आज क्या रहता है उसका भी इंतजार रहेगा। इसके अलावा जिस तरीके से चुनाव काफी नजदीक हैं, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लड़ाई है वो लगता है कि विपक्ष के साथ ना होकर अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दिखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो उनका गृह शहर है पटियाला शहर की, वहां जो मेयर है पटियाला के, उन्हें हटाने की यहाँ पर कवायद चल रही है। और जो पटियाला के मेयर हैं वो काफी नजदीकी माने जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के। यही वजह है कि जो पंजाब सरकार है उन्हें हटाना चाहती है। ऐसे में कल एक बैठक बुलाई गई है मेयर की तरफ से, जिसमें अविश्वास पत्र उनको जो प्राप्त हुआ था 18 नवंबर को, उसमें मत डाला जाएगा। उनका कहना है कि अगर आप में विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो आप विश्वास मत का यहाँ पर प्रयोग कीजिए। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने की यहाँ पर कोशिश पंजाब सरकार की तरफ से अपने ही मेयर के खिलाफ किया जा रहा है। और इसके साथ ही स्पष्ट हो जाएगा अगर अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है और जो बिट्टू हैं वो अपनी पूरी ताकत इस पे झोंक देते हैं, तो ये भी देखना होगा कि आगे की राजनीतिक समीकरण किस तरीके के रहते हैं। क्योंकि जो पंजाब के बड़े नेता हैं वो लगातार पटियाला की तरफ रुख कर रहे हैं और माना जा रहा है कि कल कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं नजरें टिकी हैं पटियाला में, क्योंकि पटियाला से ही चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले दिनों में और चुनौती पंजाब सरकार को दे सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से पंजाब में चुनाव नजदीक है, अब यहाँ पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जब उनका कार्यकाल था, जो वो मुख्यमंत्री थे, उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कहीं ना कहीं बादल परिवार को बचाने की यहाँ पर कोशिश की है, चाहे आप ट्रांसपोर्ट माफिया की बात कर लीजिए या बेअदबी मामले को लेकर। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रेस रिलीज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जारी की है, जिसमें जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा चरणजीत सिंह चन्नी, उस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि लुधियाना सिटी सेंटर स्कीम जो 2002 के वक्त जब यहाँ पर अगर बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, उस दौरान ये मामला सामने आया था। और 2007 में जब बीजेपी अकाली गठबंधन सरकार सत्ता में आई तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था। लेकिन 2019 में आरोप मुक्त कर दिए गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप लगाए हैं कि अपने भाई को बचाने के लिए उन्होंने बादल परिवार के साथ सांठगांठ की। यानी कि जो जिस तरीके के आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगाए गए थे, उन्हें गद्दी से उतारा गया था, वही आरोप अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी पर लगाए हैं। तो मुकाबला यहाँ पर बहुत ही अगर कहें तो काफी टक्कर यहाँ पर देखने को दिखाई देगी। और माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस को अगर कोई चुनौती दे सकते हैं, यही मुकाबले की वजह से चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पार्टी का उन्होंने ऐलान किया कि अब जल्द ही उसका नाम यहाँ पर कर दिया जाएगा, तो क्या ये मुकाबला ही है वो कारण? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस खुद अंतर्कलह से जूझ रही है, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग खड़े हो गए हैं जाकर, तो क्या यही मुकाबला है इस तरह के आरोपों को, इस तरह की सियासत को गरमाने के लिए? अगर हम बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जो उनका 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, यहाँ तक कि विपक्ष भी मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी का जो कार्यकाल में अपने काम किए हैं वो बेहतरीन किए हैं। अगर किसी पर आरोप लगाए तो अगर हाँ कैबिनेट मंत्री जो अभी चन्नी सरकार में हैं उन पर भी आरोप लगाने चाहिए कि उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि मंत्री भी वही थे उसी वक्त और कांग्रेस पार्टी के ये वादे थे, ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलड़ा भारी इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं साथ देता नजर आ रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ इस वक्त। और देखिए जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ये आरोप लगाए गए थे कि बादल परिवार के यहाँ पर काफी ज्यादा बसेस यहाँ पर चल रही है और उन बसों को इंपोर्ट कर दिया गया था यहाँ पर नए जो कैबिनेट मंत्री है परिवहन मंत्री राजा वड़िंग की तरफ से, उन्हें बड़ा झटका लगा है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से। उनका कहना है कि बदले की कार्रवाई यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अब तस्वीर भी साफ झलक चुकी है। कानूनी तौर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पक्ष यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ नजर आ रहा है।
जाहिर तौर मुख्यमंत्री पर कहते हुए उन्होंने बिल्कुल काम किया जाहिर है। तौर पर ईशा, पंजाब में सियासत इस वक्त आने वाले चुनावों को लेकर काफी गरमाई हुई है, बयानबाजी का दौर जारी है, तो एक तरफ किसानों को साधने की बात हो रही है। इन तमाम खबरों पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ईशा आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब रुक कर लेते उत्तराखंड का, हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, दिन भर में आज यहाँ क्या कुछ रहने वाला है खास? देखिए, जिस प्रकार से कल पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में जिस प्रकार से जो निर्णय लिए गए हैं उसमें साफ झलकता है कि 2022 से पहले जो है बड़ी सौगातें जो है वो पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से जो है वो दी गई है। जिस प्रकार से खेल नीति में जो है वो बदलाव, नई खेल नीति जो है वो लाई गई है। खेल नीति में जिस प्रकार से 8 से 14 साल के आयु के जो खिलाड़ी हैं उनको जो है 1,500 रुपये जो है वो छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ ही जो 14 से और जो 23 साल की उम्र के जो खिलाड़ी हैं उनको जो है 2,000 रुपये छात्रवृत्ति के साथ जो है क्रिकेट किट जो है वो दिए जाए। खेल की किट जो है, चाहे उसमें लड़की भी शामिल है और लड़के भी शामिल है, तमाम वो खिलाड़ी जिनको, क्योंकि प्रोत्साहन करने के लिए जो है सरकार ने यह कदम उठाया है कि जो उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाता है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म जो है वो खिलाड़ियों को नहीं मिल पाता है, ऐसे में कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए जो है धामी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। और इसमें जिस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है किट और छात्रवृत्ति देने का जो है वो निर्णय लिया गया है। साथ ही जिस प्रकार से जो पीआरडी के जवान हैं और जो भोजन माताएं हैं जो लगातार जो है मानदेय बढ़ाने की जो है वो मांग कर रही थी, जिसको चलते जो है भोजन माताओं को जो है 1,000 रुपये जो है वो मानदेय जो है वो बढ़ा दिया गया है। और साथ ही जो पीआरडी के जो जवान हैं उनका 537 रुपये जो है वो मानदेय बढ़ाया गया है, क्योंकि लंबे समय से जो है ये मांग कर रहे थे कि उनका मानदेय जो है काफी कम है। ऐसे में मानदेय को जो है वो बढ़ाया गया। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है ये बड़ा निर्णय जो है पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लिया है। दूसरी बड़ी खबर अगर आपको बताएं कांग्रेस की, जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो है अब जिताऊ कैंडिडेट खोजना जो है वो शुरू कर दिया है। इसके लिए जो है स्क्रीनिंग कमेटी, 3 स्क्रीनिंग कमेटी का जो है वो गठन कर लिया, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि 2017 का विधानसभा चुनाव जिस तरीके से वो हारे थे और जिस प्रकार से 11 सीटों पर जो है वो सिमट कर रह गए थे, क्योंकि वही वो चाहते हैं कि इस बार 2022 का जो चुनाव है कहीं ना कहीं काफी अच्छा रहे और जिताऊ कैंडिडेट को जो है वो ज्यादातर टिकट जो है वो दिया जाए। क्योंकि 2017 में जिस प्रकार से हमने देखा कि 11 सीटों पर जो है कांग्रेस सिमट गई थी और कई सीटों पर यह भी देखा गया तो काफी कमजोर जो है प्रत्याशी जो है कांग्रेस की ओर से जो है वो उतारा गया था, जिसके चलते यह परिणाम रहा कि वह काफी सीटों से जो है वो हार चुके थे। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि इस बार जो है पूरे संजीदे के साथ जो है वो चुनाव लड़ा जाए, पूरे तथ्यों के साथ चुनाव लड़ा जाए और ऐसे कैंडिडेट को जो है वो चुनाव लड़ाया जाए जो कि पूरे तरीके से जिताव हो, जो को जनता को पसंद हो। तमाम ऐसी स्क्रीनिंग कमेटी जो है कांग्रेस की ओर से जो बनाई गई है। दावेदारों की दावे हैं उनको परखने की कोशिश होगी इस स्क्रीनिंग कमेटी बैठक के जरिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो कमेटी बनाई गई है उसमें जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही है, नेताओं के साथ जो है वो बैठक की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही कार्यकर्ताओं जो लगातार जो है विधानसभा वार जो है लगातार जो वहां पर जो नजरें बनाए हुए हैं कि किस तरीके से जो है प्रत्याशी यहाँ पर उठाए जा सकते हैं, कौन से भाजपा की ओर से कौन से प्रत्याशी जो है वो उठाया जा सकता है, तो कांग्रेस से कौन सा मजबूत प्रत्याशी जो है यहाँ पर जीत दिला सकता है। तमाम ऐसी जो है लगातार खोजबीन जो है कार्यकर्ताओं की ओर से जो प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो लगातार जो है इस तरीके की खोजबीन लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में कई बार जो है गांव-गांव में जिस प्रकार से प्रवास किए जा रहे हैं, तमाम इन चीजों पर जो है वो देखा जा रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा कैंडिडेट जो है उतारा, क्योंकि देखा जाता है कि जब चुनाव शुरू होते हैं तो सभी जो है वो दावेदारी पेश करते हैं। बिल्कुल, सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। उपेंद्र, और क्या कुछ बड़ी खबरें आपके पास, जल्दी से बताइए। देखिए, तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं और कल भी हमने देखा कि विरोध के चलते जो है उन्होंने मंत्री का आवास का घेराव किया था, उसमें लगातार वो विरोध कर रहे हैं कि जब तक देवस्थानम बोर्ड जो है वो भंग नहीं किया जाता है तब तक ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि मंत्री के आश्वासनों के बाद जो है उन्होंने यह धरना जो है वो स्थगित किया है। उनका कहना है कि अगर जो आश्वासन मंत्रियों के द्वारा दिए गए हैं कि जल्द जो है इस पर फैसला लिया जाएगा, इस देवस्थानम बोर्ड को जो है वो भंग किया जाएगा, अगर भंग नहीं किया जाता है तो आने वाले
समय में पूरे प्रदेश भर में जो है काली पट्टी दिखाकर जो है सरकार का विरोध किया जाएगा। तमाम जगहों पर जो है धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, सरकार के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और जिस प्रकार से कहा गया है कि देवस्थानम बोर्ड जो है वो गलत निर्णय जो है सरकार की ओर से लिया गया है। हालांकि इसको लेकर जो है पहले भी कमेटी बनाई गई थी और अक्टूबर के माह में जो है निर्णय लेने का फैसला जो है पुष्कर धामी सरकार ने लिया था, लेकिन अभी भी जो है इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देवस्थानम बोर्ड को अभी भंग नहीं किया गया, ना ही उसमें कोई जो है चेंजेस किया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 2022 चुनाव से पहले और जिस प्रकार से पंडा पुरोहित लगातार विरोध इसका कर रहे हैं, तो ऐसे में यह देखना होगा कि कब तक जो है इस पर निर्णय लिया जाता है। और अगर निर्णय लिया जाता है तो क्या देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाता है या इसमें कुछ जो है चेंजेस किए जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, इन खबरों पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया उपेंद्र आपका जुड़ने के लिए। और अब सीधा रुक कर लेते हैं झारखंड का। हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, झारखंड से क्या कुछ बड़ी खबरें आज? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह से जेपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज की गई झारखंड पुलिस की तरफ से, उसकी कड़ी निंदा पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। और आज जिस तरह से कल आपने देखा कि जेपीएससी के घटना को लेकर किस तरह से बीजेपी विधायक दल के एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर इसकी शिकायतें की और उन्हें राज्यपाल को उन्होंने सारे तथ्यों से अवगत कराया। और इसी को लेकर आज राज्यपाल ने जेपीएससी के जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, उन्हें तलब किया है। जो अमिताभ चौधरी है वो तकरीबन 1:30 बजे राज्यपाल से मिलने के लिए वो जाएंगे और कल जो लाठियां चार्ज हुई इसके बारे में विस्तृत वो जानकारी देंगे, क्योंकि लगातार जेपीएससी जो टीटी परीक्षा को लेकर टीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कल आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में छात्र को कल खदेड़ कर पीटा गया रांची का मोराबादी मैदान में। उसकी विरोध पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लगातार अभ्यर्थियों के साथ साथ जो प्रदेश के जो तमाम विपक्षी नेता वो लगातार विरोध करेंगे। जो सरकार की जो नीतियां बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि विपक्ष के जो नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि जेपीएससी में जिस तरह से टीटी की जो परीक्षा हुई है उसे अविलंब रद्द किया जाए, क्योंकि विपक्ष का आरोप यह भी है कि पैसे को लेकर क्वेश्चन को लीक किया गया है। इसके वजह से जो विद्यार्थी आज सड़क पर उतर के सरकार का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो 12 झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12वें महाधिवेशन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। 18 दिसंबर को रांची में भव्य तरीके से जेएमए में अपना स्थापना दिवस मनाएगी, महाधिवेशन मनाएगी। इसे लेकर आपने देखा कल मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पे बैठकें बुलाई गई। उस बैठक में जो पार्टी के जो सुप्रीमो है शिबू सोरेन के साथ कई विधायक भी मौजूद थे। पार्टी ने कहा कि जिस तरह से सरकार का 2 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है दिसंबर को, उसे लेकर सरकार के जो योजना है, जो नीतियां हैं, उसे लेकर विधायक और कार्यकर्ता साथ ही जो मंत्री है पार्टी के, वो गांव-गांव में जाकर जो वहां के जो लोकल व्यक्ति है उनसे वो मुलाकात करें और उनसे मिले, उनकी जो समस्या उसे वो पूरा करें। तो जाहिर तौर पर सरकार के 2 साल होने वाले हैं, उसे लेकर पार्टी एक बड़ा आयोजन रांची में करने वाली 18 दिसंबर को। और तीसरी महत्वपूर्ण की खबर की बात करें तो नक्सलियों का बंद का दूसरा दिन है। दूसरे दिन के भी बंद को लेकर पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं बंद का असर साफ देखने को मिल रहा है। रांची से जो दूर दराज की जो खुलने वाली बसें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित है और ऐसे जगहों में जो रिमोट एरिया है वैसे जगहों में पुलिस की जो गश्ती दल है उसे बढ़ा दी गई है, क्योंकि नक्सलियों का जो कमांडेंट है, जो मेन जो छिपा सलार है प्रशांत बॉस की गिरफ्तारी को लेकर पूरे प्रदेश में लगातार इसका विरोध देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सूरज जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते। उत्पल सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। उत्पल, आपके पास क्या कुछ बड़ी खबरें आज छत्तीसगढ़ से? जलपुर शहर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो पूरे दिन के कार्यक्रम में कई विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां कई कार्यक्रमों का वो शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों के शुभारंभ के साथ ही वो अवलोकन भी करेंगे। इस अवलोकन के साथ पूरे दिन के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद शाम 4 बजे मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा वो रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ 5 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके साथ ही 5 बजे के बाद उनका समय आरक्षित रखा गया है। अगर मैं दूसरी बड़ी खबर की बात करूं तो दूसरी बड़ी खबर हमारी मौसम से जुड़ी हुई है। प्रदेश के लोगों को अब ठंड का एहसास होने लगा है। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी भाग से शुष्क एवं ठंड हवाएं जो आ रही है, जिसके चलते लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। रात को इसके कारण ही लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है, जो कि आगे भी जारी रहेगी। अगर तीसरी बड़ी खबर की बात करूं तो प्रदेश में जो एक्ट लाया गया था कृषि कानून के खिलाफ, मंडी संशोधन एक्ट, जो अभी राज्यपाल के पास विचाराधीन है, जिसके लिए राज्य सरकार अब राज्यपाल के पास जाकर आग्रह करने का काम कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, जिसके बाद क्योंकि विधेयक पास किया गया था मंडी संशोधन एक्ट, विशेष सत्र के 7 संशोधन किए गए हैं, जिसे अब राज्यपाल के पास विचाराधीन पड़ी है, उसके पास
चाहकर राज्य सरकार आग्रह करेगी इस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए, जिससे कि ये खबर लाया जा सके। और चौथी बड़ी खबर की बात मैं करूं तो चौथी खबर हमारी कोरोना से जुड़ी हुई है। प्रदेश में 24,500 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए, लेकिन सिर्फ 39 नए मामले ही सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब केवल 325 मरीज ही एक्टिव है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही रायपुर जैसे शहर में केवल 4, बिलासपुर में केवल 1 एक्टिव मरीज कल पाए गए हैं। इसके साथ ही 14 ऐसे जिले हैं जहां कोई भी मरीज नहीं पाए गए हैं। अश्मा, बहुत शुक्रिया उत्पल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। ये तमाम खबरों पर आप भी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। हमारे संवाददाता अंकित पचौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, मध्य प्रदेश से क्या कुछ खास आज रहने वाला है खबरों के लिहाज से? आसिमा, मध्य प्रदेश की बात करें तो आगामी जो पंचायत चुनाव होने हैं उनको कहीं ना कहीं अब उन पर संशय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल एक आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है कि जो हाल ही में जो परिसीमन यहाँ पर सरकार ने रद्द किया है, गजट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है। अब कहीं ना कहीं जो आरक्षण को लेकर के तमाम जो सवाल है, क्योंकि जो 1200 पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में वो परिसीमन में यहाँ पर समाप्त कर दी गई। अब जो पंचायत चुनाव है उनके आरक्षण से लेकर के अब ये पंचायत चुनाव कब होंगे उस पर एक संशय बना हुआ है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि दिसंबर तक ये पंचायत चुनाव यहाँ पर कराए जाने हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का जो मामला हुआ, कोर्ट में मामला फंस गया, जबलपुर कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई, एक इंदौर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई, उसके बाद जो आरक्षण और परिसीमन का जो मामला था वो निकाय चुनाव का अटक गया था। उसी तरह अब बिल्कुल देखा जाए तो जो पंचायत चुनाव का जो मामला है वो भी परिसीमन और आरक्षण के मामले में यहाँ फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब जो पंचायत चुनाव है वो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को ये दावे कर रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी चुनाव कराने हैं, लेकिन अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा तो नगर निकाय चुनाव की तरह ही मतलब पंचायत चुनाव है वो यहाँ पर फंस जाएगा। दूसरी खबर की बात करें आसमान, तो आज राजधानी भोपाल में जो विधायक है बीजेपी के रामेश्वर शर्मा, उनका घेराव यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो करने वाले। पिछले दिनों एक विवादित बयान के चलते आज रामधुन करते हुए जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, जो आज रामेश्वर शर्मा है बीजेपी के विधायक, उनके बंगले का घेराव यहाँ पर करने वाले हैं। बिल्कुल, घेराव यहाँ पर करने वाले हैं। प्रशासन की बात करें तो वो किस तरह से तैयार है इस चुनौती से निपटने के लिए? आसमा, बिल्कुल लगातार जो पूरे प्रदेश से कांग्रेस के आह्वान पर जो कांग्रेस को यहाँ पर बुलाए गए हैं, जिसका नेतृत्व जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को यहाँ पर कर रहे हैं। और लेकिन जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसने बैरिकेड करके जो है यहाँ रास्ते बंद कर रखे हैं कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो जब रामेश्वर शर्मा की बंगले के घर की ओर निकलेंगे तो उनको बीच में ही रोक लिया जाएगा। हालांकि इस मामले से निपटने के लिए रामेश्वर शर्मा ने भी बयान यहाँ पर दिया है कि हम तो राम भक्त हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग उनके बंगले के सामने लगा दिए गए हैं कि जो कांग्रेस के जन यहाँ पर आएंगे रामधुन करते हुए, हम बिल्कुल उनका स्वागत करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो फिलहाल जो प्रशासन है वो जो कांग्रेसी है उनको रोकने का प्रयास करेगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अंकित, जानकारी देने के लिए। तो दिन भर में आज क्या कुछ रहेगा खास, रिपोर्टर्स ने हमें देश के कोने कोने से बताया है देश भर का हाल। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।